जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि हमने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा, आपको क्वेश्चंस कराए गए थे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपके कराए गए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में वो आ चुके हैं, ठीक है। किस लेवल का केवीएस के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी लेवल के आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप इनको नोट करते रहें और नोट करने के बाद उन्हें अच्छे से देखें कि उसकी लैंग्वेज किस तरह की है, मेथड क्या है इसका। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे कल के मैं करा चुका हूँ, केवल जो मेंशुरेशन के थे वो नहीं हुआ है। उसी वजह से इस प्रैक्टिस सेट को कराने का मेरा यही मोटिव है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं और एग्जाम्स में आपका कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहले क्वेश्चन जो है पहला सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस हैं, एक एंगल इसमें, और ई एफ जो है उसकी ट्रांसवर्स लाइन है। कैसी लाइन है? ट्रांसवर्स, तिर्यक लाइन है, ठीक, जो कि उसे काट रही है। एंगल एक 2A दिया हुआ है आपका, दूसरा दिया हुआ है 4A प्लस 12, ठीक है। तो उससे पहले हमें जो इसकी जो लाइन सेगमेंट्स के जो वो लाइन सेगमेंट के एंगल्स वगैरह प्रॉपर्टीज हैं उसकी, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप किसी भी लाइन के इस तरह से अगर कट रही होती है तो ये वाले जो एंगल जो होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, ठीक, ये वाले एंगल सेम होते हैं और इसके वर्टिकल अपोजिट, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। वर्टिकल अपोजिट, इनके वर्टिकल्स कैसे हैं? सेम है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल एक दूसरे के एक जैसे की तरह, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एक जैसे हैं, संगत कोण, इसे हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए, इसी तरह का दूसरा देखिए आप, ये एंगल और इस एंगल का जो सम होगा, टोटल होगा, वो 180 होगा। इस एंगल का और इस एंगल का जो योग होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल वर्टिकल अपोजिट है, इसलिए, ठीक, ये सेम होगा। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होता है, जहां ये इस तरह से, ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। ये एंगल इसके एकांतर कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? एकांतर कोण, ठीक। एक कोण छोड़कर, ये वाला एंगल छोड़कर ये वाला, यहाँ पे जेड बनेगा। इंग्लिश में कहते हैं इसे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। या तो जेड जो बने वो इस तरह से बने या उल्टा जेड बने यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइंस होंगी ये समानांतर होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी ये, ठीक। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो इसी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे और यहाँ पे क्या निकालेंगे? आपका इसकी वैल्यू पूछी, यहाँ पे ए की आपसे वैल्यू पूछी गई है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। संगत कोण, देखो ये एक जैसा संगत कोण है, एक जैसा संगत मतलब एक जैसे, ये एक जैसे कोण बना रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। और मैंने बताया कि ये पूरा एंगल एक लाइन एंगल होगा, यानी कि कितना? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180, यानी कि 4A प्लस 12 प्लस 2A इक्वल्स टू किसके होगा? 180 के। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो 180 में से 12 जाएंगे 168, और ये कितने हैं? 4 और 2 6। ये इसके नीचे जाएगा तो भाग जाएगा, 6 दूनी 12, कितने बचे? 4 बचे, 48 हो गए, 6 अट्ठे 48। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 28। यही आपसे पूछा हुआ था। ये मैंने आपको समरी आपको पूरी बता चुका हूं। मैं आपको जब मैं चैप्टर्स कराऊंगा, इसका चैप्टर कराऊंगा लाइन का, लाइन वगैरह का आपका, तो वहां पर भी इस चीज को मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक। बाकी मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया, उस इन्हीं चीजों का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। नोट कर लीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, और मैंने प्रैक्टिस जो आपको चैप्टर्स कराए हैं उसमें ये सवाल मैंने इस टाइप का कराया भी है। जिसने नहीं कराया है वो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज का आप चैप्टर देख सकते हैं, ठीक। इसमें कहा है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब आप सबसे पहले सोचिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर, ठीक है। 2 डायमेंशनल है आपका ये, ठीक। तो यानी कि इसकी आर इंटू आर। तो मैंने आपको बताया था नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 100। एक x की जगह आपको 50 रखना है
इसके x की जगह y की जगह 50 रखना है, इसमें रख दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। r की जगह रखा 50, 50, 50 इंटू 50 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 50 से 50 100 और 5 पंजे 25, 100 25 125, यानी कि उसके जो एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया उसमें 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये मैंने आपको वहां पे अच्छे से समझाया है परसेंटेज वाले चैप्टर में, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे अगर वो पूछ लेता आपसे कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना है 3 डायमेंशन है, 3 डिजिट इसका, यानी कि पहले इसमें यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, पहले इन दोनों का निकालोगे तो इन दोनों का निकाल के कितना आएगा 125, 125 का किसके साथ निकाल लोगे, इस 50 के साथ निकाल दोगे। एक बार x की जगह कितना रख दोगे 125 और y की जगह कितना रख दोगे 50 रख दोगे, सॉल्यूशन जो क्या नाम है सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको करा चुका हूं, प्रैक्टिस सेट जो निकाल के है प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। बस मैंने बताया था पहाड़ा पढ़ना आना चाहिए आपको। 16 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुनी, 32 वर्षों में कितनी हो जाएगी 3 गुनी, ठीक है। 48 वर्षों में कितनी हो जाएगी 4 गुनी। तो उसने पूछा क्या है पहाड़ा पढ़ने, मैंने कहा ना पहाड़ा पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कितने गुनी आपको पूछा है, यहाँ 2 गुनी कहा था, यहाँ 3 गुनी, हमने 4 गुनी में निकाल दिया, 5 गुनी में निकाल सकते हैं, बस आपको पहाड़ा पढ़ना आना चाहिए। तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी 32 वर्षों में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है परसेंटेज वगैरह CI/SI की वीडियो के चैप्टर्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लें, आप उनको आपको भी इसी तरह से आसान है, क्वेश्चन को पढ़ के सीधे आंसर लगाना है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है ना। नोट कीजिए, सामने आपके सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को करने से पहले हमें इसके प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। मैं इसकी जब वीडियोस मैंने डालनी शुरू करी थी तभी मैंने बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है 63 है a की जगह, और b की जगह कितना है 36, तो इसको आप खोलोगे तो कितना आ जाएगा 63 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 63 इंटू 36, इसका 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 63 और 36 बटे 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, ठीक। ये कितने हो गए 63, ये 63, दो 63 का स्क्वायर प्लस ये कितने हो 36, दो 36 का स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, दो क्या हो गया यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो कितना हो गया 63 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, बचा कितना 2 आंसर, ठीक है। कितना आ गया 2 आंसर। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होती तो आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आप बताते कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b की जगह यहाँ पे भी कितना ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक। आप पेन नहीं चलाते आंसर बता देते। जिसने नहीं देखी वीडियो प्लेलिस्ट में आके देख ली, मैंने सारे सवाल वहां पे करा रखे हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक। एक आयताकार पार्क की माप 200 मीटर इंटू 160 मीटर है, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल एरिया बताना है, ठीक। अब ये क्या है आपका आयत है, आयत का परिमाप आपको पता होगा, क्षेत्रफल भी आपको पता होगा। अब इसकी जो अंदर लंबाई है और ये चौड़ाई है, उसने क्या कहा 10 मीटर चौड़ा, ठीक। अब 10 मीटर चौड़ा का मतलब 10 तो इधर बढ़ गई, ठीक है, और 10 इधर बढ़ गई, तो 200 तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई 210 और 10 220,
20, ऐसी करके 10 इधर बढ़ी और 10 इधर बढ़ी, तो एक यहां से यहां तक कितना हो गया, 10 मीटर चौड़ा, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया, तो कितना हो गया ये 180। उसने कहा इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है आपका ये निकालना है। अब आप एक चीज बताओ, इस पूरे में से इस अंदर वाले को अगर माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दें, ये वाला अगर माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, यही रास्ता ही तो बचेगा आपका। तो बस 220 आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ टू ब्रीथ, ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया इसका L इंटू बी होता है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला निकाल दो, रास्ता ये रह जाएगा। तो यानी कि बड़े वाले कितना हो गया 220 इंटू 180, इस वाले का कितना हो गया 200 इंटू 160, ये बड़े वाले का हो गया, ये छोटे वाले का हो गया। अब बड़े वाले में छोटा वाला क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 18 दूनी 36, हंसी लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 39, और 1 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, 16 दूनी 32 और 3 जीरो लगा दो, तो कितना हो गया, जो रास्ते का एरिया होगा वो कितना होगा 7600 मीटर स्क्वायर, रास्ते का जो एरिया होगा वो कितना होगा 7600 मीटर स्क्वायर, ठीक। फिर से एक बार समझ लो इसका कि भाई ये दिया रखा था इसमें 200 इंटू 160 लंबाई और ये चौड़ाई, 10 मीटर इधर चौड़ा रास्ता होगा तो 10 इधर भी तो होगा, हमें ये वाली साइड निकल जाए हमारी, तो कैसे निकल जाएगी 10 ये 10 ये, तो यहां से यहां तक कितने जाएगी 220, फिर ऐसे करके 10 इधर और 10 इधर, ये भी तो चौड़ा रास्ता है, ये हमें निकालनी है, तो ये जोड़ लो ये वाली और ये वाली जोड़ लो, तो 10 इधर 10 इधर कितना हो गया 20, 160 में 20 हो गया 180। अब पूरे एरिया में से ये अंदर वाला एरिया निकाल दो छोटा वाला, तो रास्ते का एरिया निकल जाएगा, यही हमने सॉल्व किया है, ठीक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो इसका मान बताइए, ठीक है। हमें x y z की इस तरह से वैल्यू रखनी है कि ये 0 आ जाए, ठीक। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि z की वैल्यू हमें 0 नहीं रखनी है, अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो इंफिनिटी बन जाएगा ये, ठीक। तो देखो हमें क्या वैल्यू रखनी है, इसकी जगह कितना रख लो आप 1, इसकी जगह 1 और z की जगह -2 रख लो, इसकी जगह x की पहली वैल्यू इसमें पुट करी तो कितना आ गया x स्क्वायर की जगह 1, इसकी जगह 1 और z की जगह रखेंगे -2 तो कितना हो गया 4, बटे में कितना है आपका y z कितना हो गया -2, z x कितना हो गया -2, x y ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया -1/2 प्लस 4, ठीक है। एलसीएम सेम करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, एलसीएम सेम हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये कितना बन गया आपके 8 -1 -2/2 तो कितना हो गया 6/2, सॉल्व करा कितनी जल्दी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल इसी तरीके होते हैं कि हमें एक थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है अपनी कि इस तरह की वैल्यू लेनी है कि हमारा ये वैल्यूज हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर ले, बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे इसमें z नीचे अपॉन में लिखा है, हम यहाँ पे अगर 0 रख लेते तो ये इंफिनिटी बन जाता, तो जो कि हमारा आंसर नहीं आता पहली बार में, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए लेकिन एक ही बार में आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक पहिए का व्यास 42 मीटर है तो 3168 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर पूरे करेगा, ठीक। अभी देखिए ये आपका वृत्त है कोई, इसका ये व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मीटर, कितनी हो गई 21 मीटर। अब ये पहिया यहां से चलना शुरू करा, एक चक्कर इसने लगा दिया, ठीक है, आगे चला, यहां से इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे घूम के फिर यहीं आ गया, तो एक चक्कर इसका पूरा हो गया। तो यानी कि ये यही तो चीज कवर कर रहा है इसकी, जो इसकी बाहर की सर्कमफ्रेंस है यही तो इसकी पूरी कर रहा है, यानी क्या निकलेगा इसका पेरीमीटर निकलेगा, इसका क्या निकलेगा पेरीमीटर, ठीक है। यही तो चीज घूम रही है, यानी कि ये चीज घूम रही है यानी पेरीमीटर। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका वृत्त का वो कितना होता है 2πr। अब वो कितना कवर कर रहा है, वो 3168 कवर कर रहा है, कितने चक्कर में, माना n चक्करों में पूरा कर रहा है वो। तो ये जो जितने चक्कर इसका एक पेरीमीटर और जितने चक्कर लगाया वो टोटल पेरीमीटर जितना इसने चल ली डिस्टेंस उसके बराबर तो होगा। n हमें निकालना है 2, ये कितना रखना है 22/7 और 42 मीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी हो गई
21 बराबर 3168, एन हमको निकालना है, वो कितने चक्कर लगाएगा, तो ये हमने एन मान लिया नंबर, इक्वल्स टू 3168 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, अभी कितना हो गया, 7 तिया 21, 3 बाद में ऐसे कितने से काट लो, 2 से काट लो अभी से, ये कितना हो गया 15 दूनी 30, एक बचा 8 और ये 4। ठीक है, अब इसे कैसे काट ले हम, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, ये कितनी बार में कट जाएगा 24, यानी कि वो कितने चक्कर काटेगा 24 चक्कर काटेगा। ठीक है ना, इस चीज का बस ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हमें इस एक सर्कमफ्रेंस पे चलेगा ना भैया, इस एरिया जो होगा ये चीज होगी, सर्कमफ्रेंस ये, इसकी बाउंड्री वॉल ही तो चलेगी, तो इसकी जो बाउंड्री होगी वही चलेगी, तो यही इसका क्या होगा पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर, तो ये 3168 में कितने चक्कर लगाएगा, n चक्कर लगाएगा, तो 2 पाई आर की मल्टीप्लाई n से करी हमने, n चक्कर, ये टोटल किसके बराबर होगा जो हमें गिवन है 3168, सॉल्व करा, n की वैल्यू कितनी आएगी 24, यानी 24 चक्कर काटेगा तो 3168 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इसका ये आंसर। एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में ढाला गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की हाइट बतानी है। ठीक है, ऊंचाई उसकी क्या है, ठीक, शंकु मतलब कोन और सिलेंडर बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट उसकी निकालनी है। ठीक, तो उसका देखो दोनों चीजें आप समझ लो, ये आपका शंकु होता है आपका कोन, ये उसकी हाइट होती है, ठीक, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी लेटरल हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई। ये आपका क्या होता है बेलन होता है आपका। ठीक है, ये मैं कल बता भी चुका हूं डिटेल में इसका अच्छे से। ठीक, ये इसकी हाइट होती है और ये यहां से यहां तक ये रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो एरिया होता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, इनमें इसने कहा है कि इन दोनों को ढाल के इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, यानी कि इसका जो मटेरियल है वो एक बराबर है। जब मटेरियल की बात होगी, पिघलाने की बात होगी उसकी, तो हमेशा उसका आयतन निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा उसका। तो उसने कहा है कि सेम उसके रेडियस का, यानी कि बेस उसका जो है जैसे ये है वैसे ही है, इन दोनों का जो बेस है इसी बेस पे एक क्या बनाया गया, इसी बेस का आपका एक बेलन ढाला गया है। तो यानी कि इन दोनों के जो आयतन उसने बताए हैं वो क्या है, बराबर बताए हैं, तो उसकी रेडियस भी उसकी बराबर होगी। अब उसने क्या कहा है, जब रेडियस इसकी बराबर होगी तो ये इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई की छुट्टी हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि जो बेलन की ऊंचाई है हमारी वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली जो हाइट है हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है h/3 बचा, क्या यहाँ पे h ही तो बचा, कौन सा h बचा, ये शंकु का h बचा है, यहाँ पे हाइट शंकु का बचा है, बस यही उससे पूछिए। तो h बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। जितना कठिन सवाल होगा, जितनी लैंग्वेज ज्यादा होगी, वो सवाल बहुत ज्यादा आसान होता है, वो सवाल उतना ही आसान होता है। बस क्या है कि आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, क्या अप्रोच कह रहा है वो लगानी है उसमें, और आपका आंसर आपके सामने होगा। मैंने कुछ करा केवल सवाल पढ़ा है, ये चीजें मैंने आपको बताई, क्लियर हो गई, आपकी आंसर आ गया आपका। देखो इसने क्या कहा है कि आधार समान आधार वाले एक ठोस बेलन, मतलब इसका आधार और इसका आधार, यानी इसका जो एरिया है, इसकी जो रेडियस है वो इसकी रेडियस के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। इसकी हाइट उसने कही 7 सेंटीमीटर, तो शंकु की पूछी थी उसने, कोन की पूछी थी, तो कोन की कितनी निकल के आई हमारी h/3 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो h बराबर 21 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। यदि किसी बहुभुज समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। ठीक है, समबहुभुज पॉलीगन, ठीक है, और अंतःकोण इंटरनल एंगल्स और विकर्ण डायगोनल्स। ठीक है, तो अंतःकोण उसने दिया है, तो अंतःकोणों के लिए हमें 2 सूत्र हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक सूत्र आपका हो जाएगा अंतःकोण के लिए, सूत्र क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए सूत्र हो जाएगा n -
2, ठीक है, इंटू 180। और जब प्रत्येक कोण की बात कर रहा है तो n से भी हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालने के लिए प्रत्येक कोण हो गया, तो इस तरह से हमें याद रखना है। दूसरा उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है n माइनस 1/2 माइनस n, ठीक है। जब ये मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले में ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, कैसे निकल के आएगा मैं वहां बताऊंगा, ठीक है पूरा। ठीक, अभी हमें जिसकी जरूरत है वो पहले यहां से हम निकाल लेते हैं अंतर कोण के लिए n, ठीक। तो अंतर कोण कितना हो गया आपका 135 अंश, यहां से n माइनस 2 180 अपॉन n। अब ये इसके नीचे आएगा तो 45 दिया और 45 चौक, तो ये कितना हो गया इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई जाएगी, तो 3n इक्वल्स टू 4n माइनस 8। जो n वाले हैं एक तरफ इधर जाएगा तो माइनस का, 3n इधर जाएगा तो माइनस का, 4 में से 3 गए n, ठीक। यहाँ ये इधर जाएगा तो माइनस से प्लस, तो n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, विकर्णी को पूछे 8 में से 1 गया 7/2 माइनस 8 4 बार में कितना हो गया 4 सत्ते 28 में से 8 गए कितना बचा 20। तो विकर्णों की संख्या कितनी आएगी इसमें 20, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, काफी जगह पूछा जाता है, ठीक है। जूनियर टेट वगैरह में, जूनियर टेट में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। तो देखिए कितने आसानी से है, बस हमें ये चीज याद रखनी है n-2, ठीक। 2 यहाँ पे क्यों करा गया है, क्योंकि जो कोण आपका बन रहा है किससे है, जब आपका कोई भी आकृति बनेगी आपकी तो 2 से ज्यादा आकृति होने, जो सबसे पहले आकृति अगर बनेगी, सबसे पहली आकृति वो ट्रायंगल ही बनेगी। अगर आप ये करेंगे तो आपको कोण बनेगा। अगर कोई क्लोज आपको एरिया आपको चाहिए तो उसमें बनाने के लिए आपको 3 भुजाएं कम से कम चाहिए, इसलिए क्या करा है यहाँ पे 2 रखा है। अगर यहाँ पे हमें ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम निकालना है तो n की जगह आप कितना रख दो 3 रख दो यहाँ पे, इस ऊपर वाले में केवल प्रत्येक कोण नहीं, केवल प्रत्येक कोण अगर जब बात करेगा तो बटे n करना है। हमें अंदर के कोणों का योग निकालना है तो हमें क्या करना है ऊपर वाले को यूज करना है, तो n यानी 3 में से 2 गए 1 गुणा 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 तो होता है, ठीक। तो ये n-2 क्यों करा गया है, क्योंकि ये किसी भी क्लोज एरिया को बनाने के लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज की बात होती है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज, ठीक है ना, हेक्सागन कोनागन पॉलीगन वगैरह के लिए बात करते हैं ना, हेक्सागन वगैरह और क्वाड्रिलेटरल वगैरह की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल से शुरुआत होती है, क्लोज कर्व बनेगा, क्लोज वो बनेगा, फिगर बनेगा तो ट्रायंगल से ही बनेगा, तो n-2 करते हैं। यहाँ पे अगर आप 2-2 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो वहां पे कोई आपका क्लोज फिगर नहीं बन पाएगी, ठीक। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। 2 फॉर्मूले इसमें दिए, ये क्या है विकर्णों के लिए, किसी भी उसके विकर्ण निकालने के लिए, और ये जो है आपका किसके लिए है अंतर कोणों की बात करेगा तो, ठीक, नोट कीजिए सर। 10 वर्ष पूर्व ए की मां की आयु ए से 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद मां की आयु ए की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए भाई ये सवाल मैं करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इन सवालों की पूरी चैप्टर पढ़े हुए हैं, फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से उसे पढ़िए आप, ठीक। तो ए की वर्तमान आयु आपकी ये है, मां की वर्तमान आयु ये है। 10 वर्ष पूर्व यानी कि क्या करते हैं माइनस, 10 वर्ष बाद क्या करते हैं प्लस, तो 10 वर्ष पूर्व इसकी यानी कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु और बी की आयु में देखो, ए की 10 वर्ष पूर्व और उसकी मां की आयु 10 वर्ष पूर्व, तो क्या होगा इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। दूसरी कंडीशन में क्या होगा यहां से कि 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस मां की आयु कितनी हो गई, ये कितनी हो जाएगी दोगुनी, तभी तो बराबर होगी। इन दोनों के इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। करते हैं तो कितना रहेगा 4a माइनस 40, ये कितना हो जाएगा m माइनस 10, ए वाले जो आपके हैं इसको इधर जाएगा m और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 40 में से माइनस के 10 जाएंगे तो 30। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में सॉल्व कर दीजिए इसे m प्लस 10, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 2a, ये इधर जाएगा तो माइनस m और ये कितना जाएगा माइनस के 10, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ये 4a
माइनस एम इक्वल्स टू 30। ठीक है, घटा दो इसे, ये प्लस और ये माइनस, ये कट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा माइनस 2a, ये कितना हो गया माइनस 40, माइनस कैंसिल आउट, ए बराबर कितना आ गया 20, ए बराबर कितना आ गया 20 यहां से। ठीक है ना, कितना आ गया आपका 20। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर आपको। ये इक्वेशन एक यहां से बनी, एक यहां बनी आपकी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया आपने। आंसर किसका पूछा था आपका, एक ही आयु पूछी थी, एक ही आयु कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, कितने भी लंबा सवाल हो आराम से आपका 30-35 सेकंड में आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ आराम से, तब भी 2 मिनट लग रहे हैं आपके। ठीक है, और आप जब खुद पेन उठा के करोगे तो हद से आपके 30-35 सेकंड में कोई भी बड़े से बड़ा सवाल हो, कुछ भी हो, आपका आ जाएगा। ठीक है ना, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 596 है, तो वस्तु की मूल कीमत बताइए, यानी कि उसकी एमआरपी उसे बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो एमआरपी पर बात होगी उसकी, जो उसका टैग लगा, आपको जो कोई छूट देता है तो जो उस टैग पे लिखा रहता है, उस टैग पे लिखा तो उस पर वो डिस्काउंट करता है, तो उस समय जब बात होगी आपकी तो आपकी एमआरपी बात होगी। और जब कभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो हमेशा सीपी की बात होगी, तो सीपी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ वस्तु की मूल कीमत पूछी हुई है, तो मान लिया एमआरपी उसकी कितनी है, पी है, और उसे कितने परसेंट की छूट दी, 20% की। आपको कितना मिला, आपको 20% मिले, छूट दे दी आपने, तो आपको मिले कितने, 80% मिले। तो एमआरपी का 80% आपको मिल रहा है, एमआरपी का मतलब बुरा। अब वो किसके बराबर, और रुपए में कितने मिल रहे हैं, पैसे में तो आपको 80% मिल रहा है परसेंटेज में, और रुपए में अगर बात कर रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं 596। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। P इंटू 80% का सिंबल हटाओ, 100 96, P इक्वल्स टू कितना हो गया 596 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ये 4 बार में, और ये कितने बार कटेगा 149 बार में। तो इसके 15 15 75, 750 में से 5 चले गए तो 745। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो कॉस्ट प्राइस की बात होगी यहाँ पे, और जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो यहाँ पे आपका एमआरपी की बात होगी। तो एमआरपी का मतलब मल्टीप्लाई 80%, 20% मिले नहीं क्योंकि वो छूट दे दी, 20% देने के बाद आपको कितने रुपए मिले, परसेंटेज में तो आपको 80 मिले, और रुपए में आपको 596 मिले, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, जो आएगा आपका आंसर। इस टाइप के सवाल आपके कंसेप्ट, आपके थ्योरम्स वगैरह क्लियर होंगी तो आपका आंसर जो होगा बिना पेन उठाए आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें जो मैं चीजें बोले करूँ स्टेटमेंट वगैरह, वो आप उसे प्लीज लिख लिया करो आप। ठीक है, नोट कर लिया करो। तो जो सवाल कह रहा है सवाल को देखिए आप, एबीसी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ए बी सी में डी बिंदु बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी। ठीक है, जी जो है उसका केंद्रक है, जी मतलब उसका केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, जब इसका जो सेंट्रॉइड जो होता है जिसके, ठीक, तो इसको ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस सेंट्रॉइड की, ये केंद्रक इसका जो है, ठीक है, वो उसे 2:1 में डिवाइड करता है। यहां से यहां तक ये 2 होगी और यहां से यहां तक 1 होगी। ठीक है, ऐसी करके यहां पे अगर बात करेंगे हम इस वाले इसमें, तो जो ये जो चीज होगी ये 2 होगी और ये कितनी होगी 1 होगी। ठीक, अब कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए आप इस चीज को बस याद रखें। इस तरह से इसका एक केंद्रक है, अगर ये इसका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है इसका, तो ये अगर इसकी 2 होगी ऊपर वाले इससे, तो नीचे वाली कितनी होगी 1। तो ये केंद्रक जो होता है इस मध्यिका को, इसकी मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक, इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लेना, लिख लेना, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आपको सवाल करने में दिक्कत ना हो। तो जी केंद्रक है, ये आपका क्या होगा, जी इसका केंद्रक होगा, और जीडी, ये जो जीडी है वो कितनी कहा उसमें 5 कही है, और एडी की लंबाई पूछा है। अब मैंने आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करा कि मैंने बताया ये अगर आपकी 2 है तो नीचे वाली कितनी है 1, यानी कि एडी एजी अपॉन जीडी जो होगा आपका वो 2:1 होगी। अब उसने क्या कहा है कि जीडी आपकी कितनी है 5 है, तो ऊपर वाली कितनी होगी, इससे डबल होगी 10। अब उसने क्या पूछा है एडी, ये पूरी की पूरी पूछी है यहां से यहां तक, तो ये कितनी है यहां से यहां तक 10, ये कितनी है 5, 10 + 5 कितनी होगी 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड का फिर से एक बार समझ लो। सेंट्रॉइड क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, ये त्रिभुज की माध्यिका है, इस त्रिभुज इस वाले लाइन का मध्य बिंदु ये है, तो ये, और इस वाले का मध्य बिंदु क्या है ये, और इस वाले का मध्य बिंदु है ये। जहां पे ये बिंदु मिला, तीनों रेखाओं ने काटा एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेप्ट कराया, तो ये जो बिंदु होगा वो जी कहलाएगा, यानी कि इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा, सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये सेंट्रॉइड जो होता है ऊपर वाले का, ऊपर से केंद्र तक, ये जी तक, ये 2 अनुपात, और केंद्र से नीचे वाला जो बिंदु होता है उसको 1 में, यहां से यहां तक ये 2 होगी और ये 1 होगी। ऐसे इस वाली लाइन में ये यहां से यहां तक 2 होगी और ये नीचे वाली ये 1 होगी। तो ये 2 अनुपात जो केंद्रक होता है शीर्ष से जो होगा वो 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, जो कि मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है। उसमें क्या, अगर मैंने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, ये अगर 2 है तो ये कितनी होगी 1 होगी। ये नीचे वाली उसने कितनी कही 5 कही है, तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 10 होगी। टोटल कितनी होगी 10 + 5 कितना होगा 15। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको कराए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है। पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं घटती। ठीक है ना, सबसे ज्यादा छोटी संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से आज हमने 2 प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, केवीएस के पर्पज से मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और ये क्वेश्चंस देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही डिजिट चेंज होगी, लैंग्वेज वगैरह लेवल एग्जाम का यही होगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी मैं आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कराता रहूंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।